थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डेट है आज 29 दिसंबर 2020। हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री, सब्जेक्ट है हमारा 10th की, चैप्टर हमारा 14 है, नाम है इसका एटमॉस्फेयर, और टॉपिक हमारा है आज ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। पहली बात यह है कि हम ये बात जानते हैं कि ओजोन क्या होती है। ओजोन, व्हाट इज़ ओजोन? मेरे बच्चे, ओजोन की डेफिनेशन क्या है? ओजोन इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। फार्मूला क्या होगा इसका? O3 के। अब ये एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है? आप ये बात जानते हैं, 9th में पढ़ा हुआ है आपने, कि अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाए, एक से ज़्यादा हालतों में पाया जाए, बट सेम फिज़िकल स्टेट में, तो उसे हम एलोट्रोपिक कहते हैं। इसको ऑक्सीजन 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक है हमारे पास O2 और एक क्या है O3। सेम फिजिकल स्टेट कैसे? वो ये भी गैस है और ये भी गैस है। जो आम ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं, O2 वो भी गैस है और O3 भी गैस है, एलिमेंट सेम है। अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा फार्म में पाया जाए और वो फार्म ऐसी हों कि उनकी फिजिकल स्टेट सेम हो, तो उन्हें एलोट्रोप कहते हैं। एक और वजाहत कर दूँ, अगर ये O2 गैस होती और ये O3 लिक्विड होती, तो इसे फिर भी एलोट्रोप ना कहते, क्योंकि फिजिकल स्टेट सेम नहीं है। एक गैस है और दूसरी क्या है? लिक्विड है। क्योंकि दोनों गैसेस फॉर्म में हैं, दोनों एक ही एलिमेंट की मुख्तलिफ फॉर्म है, शक्लें हैं उसकी, इसलिए इसे कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म के। तो अब ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स O3 के। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होती है? O2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, O डबल बॉन्ड O। O3 की होती है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के। ये ज़्यादातर एक्सेप्टेड जो शेप है ओजोन मॉलिक्यूल की, वो कुछ इस तरह से है O3 के, यानी 3 एटम का एक मॉलिक्यूल है। अब ये ओजोन कैसे बनती है? बनती कैसे है? ऊपर जो मौजूद है कैसे बनती है? ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पहला स्फीयर होता है ट्रोपोस्फीयर, तो हमसे मिलना था अगर याद रखा जाए। पहला ट्रोपोस्फीयर, दूसरा से स्ट्रेटोस्फीयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर में बनती है, O2 मिलती है O के साथ, तो ये O3 बन जाता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है? O3 बन जाती है। कहाँ पाई जाती है ओजोन? अगला सवाल ये है हमारा, ओजोन कहाँ पाई जाती है? ओजोन पूरे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, लेकिन बहुत कम मिकदार में। मतलब यहाँ जहाँ हम रहते हैं यहाँ भी ओजोन के मॉलिक्यूल होंगे, ऊपर भी हैं, ऊपर ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में, हर जगह है, लेकिन बहुत कम मिकदार में है। मतलब 1 करोड़ में से 1 मॉलिक्यूल, बहुत कम। लेकिन इसकी जो ज़्यादा मिकदार पाई जाती है वो पाई जाती है ज़मीन की सरफेस से, अर्थ सरफेस से 25 किलोमीटर ऊंचा अगर जाएं आप, यहाँ से 25 किलोमीटर ऊंचे जाएं तो आप स्ट्रेटोस्फीयर में दाखिल हुए खड़े होंगे। 25 से 30 किलोमीटर जगह आप ऊपर जाएंगे ज़मीन की सरफेस से, तो ये 25 किलोमीटर शुरू हो जाएंगे, और मज़ीद ऊपर जाएँ तो अगले 5 किलोमीटर आपको ओजोन की तह में से गुजरना पड़ेगा, तो 25 to 30 किलोमीटर। वहाँ पे उस इलाके में स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर के दरमियान में, उसके मिड में ओजोन की कंसंट्रेशन क्या होती है? मैक्सिमम या सबसे ज़्यादा होती है, ज़्यादा मिकदार होती है। उस जहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर के दरमियान में, मिड स्ट्रेटोस्फीयर में, जहाँ ओजोन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, उसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर, उस ओजोन लेयर ने धरती को हर तरफ से ढांपा हुआ। जैसे नारियल के जो खोपरा होता है, उसको जो गिरी हम खाते होते हैं, नारियल खाते होते हैं, उसको हर तरफ से एक सख्त शेल ने घेरा होता है, जैसे कि बादाम की गुठली ने बादाम को घेरा हुआ होता है। इस तरह जैसे एटमॉस्फेयर ने हमारी ज़मीन को हर तरफ से घेरा हुआ है,
इस तरह से उस ओज़ोन की लेयर ने भी ज़मीन को हर तरफ से ऐसे हर तरफ से घेरा हुआ है, ऐसे हर तरफ घेरा हुआ है, हर तरफ से। तो अब इसका काम क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इसकी इम्पॉर्टेंस ये है दैट इट सराउंड्स द अर्थ, धरती को हर तरफ से इन्हें सराउंड किया हुआ है। क्यों, क्या मकसद है इसका? इट प्रोटेक्ट्स अर्थ लाइक अ शील्ड। जिस तरह शील्ड होती है, जो एक अर्थ रोड ड्रामा देखते हैं, तलवार जब मारते हैं तो बंदा आगे शील्ड कर लेता होता है, गोल गोल से थाल होता है ना, लोहे का या चमड़े का बना हुआ, है ना, उस तलवार को गर्दन तक नहीं पहुंचने देता ताकि गर्दन बंदे की कट जाए, जैसे वो शील्ड होती है। यही काम यहाँ पे वो कौन कर रहा है? जिस तरह शील्ड तलवार से बचाती है बंदे को, उस तरह से ओजोन की जो लेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करती है, शील्ड है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है हमें? फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ सनलाइट। सन से जो आने वाली हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, ये बहुत हाई एनर्जी होती हैं, इनको ओजोन नहीं गुजरने देती। क्या करती है? उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको जज्ब कर लेगी। अब जब ये जज्ब कर लेगी तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही हैं वो नीचे हमारी धरती या अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंस क्या हुई? इट सराउंड्स द अर्थ, प्रोटेक्ट्स अर्थ लाइक अ शील्ड फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ सनलाइट। सूरज से आने वाली जो शुआएं हैं वो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट नहीं होती, कई किस्में होती हैं, उसमें विजिबल भी हैं, अल्ट्रा वायलेट भी हैं, उसमें इंफ्रारेड भी हैं, है ना। तो वो जो उनमें सबसे ज़्यादा जो डेंजरस शुआएं हैं, डेंजरस रेडिएशंस हैं, वो अल्ट्रा वायलेट हैं। क्यों? उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। अच्छा, अगर वो पहुंच जाएं, वो शुआएं पहुंच भी जाती हैं जहां ओजोन होल हो, जहां ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो जाए, वहां पहुंच जाती हैं। तो अगर ये ओजोन लेयर ना होती तो सारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस अर्थ की सरफेस तक पहुंच पाती, और फिर जो लोग हैं उनको क्या हो जाता? वो उनको स्किन कैंसर हो जाता, और बीमारियों के अलावा और मसलों के अलावा। अब ये जो ओजोन लेयर है, नीला जो आसमान है हमारे ऊपर, ज़मीन के हर तरफ, अमेरिका वाले भी अपने सर ऊपर उठाएं तो वो भी देख रहे होते हैं, इंग्लैंड वाले सर ऊपर उठाएं तो वो भी देख रहे होते हैं। जो उनके ऊपर नीला नीला आसमान है, वो नीलाहट या नीला आसमान स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ओजोन लेयर की वजह से ही होता है। अब अगली बात क्या है कि इस स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन की कंसंट्रेशन या इसकी जो अमाउंट है, मिकदार है, वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। कब? जब नॉर्मल कंडीशंस हों, जब सही हालात हों, या कुछ इंसान ने कोई गड़बड़ी ना की हुई हो, तब ऐसा होता है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, ना बढ़ती है ना कम होती। क्यों? ओजोन बन भी रही है, ओजोन टूट भी रही है। ओजोन लेयर के इस ऊपर वाले हिस्से में हमने पढ़ा था, स्ट्रेटोस्फीयर जब पढ़ा था, यहाँ ओजोन टूट रही है, नीचे यहाँ पे बन रही है। जितनी टूटती है उतनी बन जाती है। इससे इन दोनों दरमियान में डायनामिक इक्विलिब्रियम रह जाता है। क्या रहता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। जितनी बनती है उतनी दोबारा टूट जाती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब बनती है तो मीन ओजोन का ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल जो नीचे ऑक्सीजन हमारे पास है ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर के निचले इलाके में O2 हमारी आम मोलेकुलर ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन के एटम जो ऊपर टूटे थे उनसे मिलेंगे और O3 बन जाएगी। जब टूटती है उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन। टूटती है ओजोन तो क्या होता है? मालिक्यूल, एक ओजोन का मालिक्यूल एक ऑक्सीजन से मिला और जनाब ये दो ऑक्सीजन के मालिक्यूल बन गए मोलेकुलर ऑक्सीजन, जो हमारी आम नॉर्मल ऑक्सीजन है। अब इन दोनों के दरमियान में डायनामिक इक्विलिब्रियम की वजह से ओजोन की कंसंट्रेशन नॉर्मल हाथ में कम या ज़्यादा नहीं होती, बराबर रहती है। लेकिन इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन जो चीज़ें हैं, इंसान की बनाई हुई जो तरक्की है, साइंस है, डेवलपमेंट है, वो हमारे माहौल को डिटेरियोरेट कर रही है। न सिर्फ एयर को, न सिर्फ सॉइल को, न सिर्फ वाटर को, बल्कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी ओजोन भी डिप्लीशन की तरफ वो रवां दवा है, डिप्लीट हो रही है। क्या मतलब डिप्लीट का?
किसी चीज़ की अमाउंट का कम हो जाना उसे बोलते हैं डिप्लेशन। डिलीट नहीं है, डिलीट मतलब आपने पक्का चीज़ को इरेज कर दिया, हटा दिया आपने, उसको ख़त्म कर दिया, उसे डिलीट बोलते होते हैं। ये क्या है? डिप्लेशन है, माना किसी चीज़ की अमाउंट का कम हो जाना, किसी लेयर का थिन हो जाना। अब ये ओजोन लेयर है, थिन थिक है। यहाँ पे देखो मैंने लोअर बनाई है, यहाँ पे इस जगह पे इस रीजन में ओजोन लेयर के इस रीजन में ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई है? कम हो गई है, उसकी मिकदार कम हो गई है। अब उससे क्या होगा? सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो अर्थ तक पहुंच पा रही हैं। जो यहाँ बंदे, अल्लाह के बंदे चल फिर रहे हैं, उनको स्किन कैंसर हो सकता है ना। तो अब ऐसा इलाका, ये ओजोन होल की डेफिनेशन जगह नहीं थी, मैंने यहाँ लिखी है, द रीजन इन विच ओजोन लेयर डिप्लीट्स इज कॉल्ड ओजोन होल, उसे हम ओजोन होल कहते हैं। अब डिप्लीट इन इसके कम हो जाना। अच्छा, अब ये ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे होती है, क्यों होती है, इस वजूहात हम जानते हैं। वजह ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या नमाजें पढ़ने से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है? क्या काश्तकारी करने से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है? नहीं, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो, सी से कार्बन, और ये कार्बन्स, एस जो ये जमा वाला है, प्लूरल वाला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल तो और बहुत सारी हैं। CF2Cl2 है, CFCl3, आपके बुक में CFCl3 है, ट्राई क्लोरो फ्लोरो मीथेन, ट्राई क्लोरो फ्लोरो मीथेन इसका नाम है। अच्छा, अब CFCl3 ये क्या भला है? चूँकि इसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, और साथ कार्बन साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के। ये क्या भला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? हमारा क्या रोल है? हम कैसे इसको पैदा कर रहे हैं? हाँ, हमारे जो तमाम फ्रिज हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, या गाड़ियों के AC हैं, घरों के AC हैं, तमाम एसियों में जो गैस, कूलिंग गैस होती है, जो गैस डालते हैं, जो कूलिंग काज करती होती है, जिसको कंप्रेसर दबाता है, फिर जो एक्सपैंड होती है तो क्या होती है? कूलिंग होती है। या वो जो गैस आप कहते हैं जी फ्रिज कूलिंग छोड़ गया जी, AC कूलिंग छोड़ गया जी, क्यों जी? गैस लीक हो गई है। इस तरह की मेरी तरह बोलते हैं गैस कम हो गई है, गैस लीक हो गई है, गैस भरवाओ ही दी, है ना। तो जब गैस भरवाते हैं, वो जो गैस लीक होती है, वो गैस एक CFCl3 होती है, जो रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज होती है। रेफ्रिजरेंट मीन रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडक पैदा करने के लिए जो गैस हम यूज़ करते हैं वो CFCl3 है इन AC एंड रेफ्रिजरेटर्स के। अच्छा, अब मेरे बच्चे होगा क्या? ध्यान दीजिए कि ये हमारी गैस इनमें यूज़ होती है। जब हमारी ये गैस लीक होती है, हमने कंप्रेस फ्रिज चेंज किया, कबाड़ में बेच दिया, AC हमने कबाड़ में बेच दिया, तो क्या करते हैं ये कबाड़िए उसको तोड़ हाशक खोल देते हैं, गैस को निकाल देते हैं। वही गैस जब निकलती है हवा में, इतना तमीज़ तो है नहीं इनको कि उस गैस को किसी सिलेंडर में भर दें, किसी को बेच दें, क्या वो तोड़ेंगे इस हवा को, वो गैस लीक हुई और वो डिफ्यूज़ होते होते डिफियन से ऊपर मिड स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाती है जहाँ पे ओजोन है। या फिर हमारी किसी गलती से सुआ मारने से, छुरी मारने से, या कोई नट बोल्ट जो हम AC को सर्विस करवाते हैं, कसते हैं नट बोल्ट, तो ढीला रह गया, कोई जो सील थी वो फट गई, तो गैस लीक हुई। वही जो गैस लीक हुई वो कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में। अब क्या होगा? ये जो CFCl3 का मैंने मॉलिक्यूल लिखा है, जब ये ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन इन CFCl3 ऊपर पहुँचेगा, कहाँ? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जहाँ ओजोन लेयर है, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही हैं, जो ओजोन जिनको नहीं आने दे रही, ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा? ये अब्जॉर्ब करेगा ये मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल सनलाइट को अब्जॉर्ब करके ये मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल बना देगा, CFCl2 प्लस Cl के क्लोरीन का यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। डॉट ऊपर दी हुई है, 9th में आपने पढ़ा हुआ है। अब ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये बहुत रिएक्टिव होता है। अब ये क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है ये मिलेगा ये ओजोन मॉलिक्यूल में, जो ओजोन लेयर के अंदर है, उससे मिलकर क्या बनेगा? O2 प्लस OCl। अब ये
एक मोलेक्युलर ऑक्सीजन बन गई और साथ क्या बन गया, OCl। OCl मीन ऑक्सीजन और क्लोरीन का से बनने वाला फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल जनाब टूटेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन का अकेला एटम और क्लोरीन का अकेला एटम। वो जो क्लोरीन का एटम जिसने ओजोन मॉलिक्यूल पे हमला किया था यहाँ पे, वो दोबारा बन चुका है। इस तरह दोबारा बनकर यही क्लोरीन फ्री रेडिकल एक और मॉलिक्यूल पे, ओजोन मॉलिक्यूल पे हमला करेगा और उसको भी तोड़ डालेगा। तोड़ता रहेगा, फिर दोबारा अलग हो जाएगा, तोड़ता रहेगा, इस तरह से अलग हो जाएगा। अब ये जो दो O के एटम मिले हैं, टूटे हैं, एक यहाँ से एक किसी और एक्शन से O का एटम टूटा, दोनों मिल के ये O2 बना देंगे। रिजल्ट क्या हुआ, स्टार्ट हुए थे हम O3 से और कहाँ पहुँच गए, भला O2 पे पहुँच गए। हम पहुंच गए O2 के ऊपर। एक O2 यहाँ बनी और एक O2 हमारी यहाँ बन गई। मेरे बच्चे अब ध्यान दीजिए, O3 से हम O2 बन गई, हमारी O3 ख़त्म हो गई। ओजोन का मॉलिक्यूल एक डिप्लीट हो गया, कन्वर्ट हो गया मोलेक्युलर ऑक्सीजन में। क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा बन गया जो जाकर हमला करेगा अगले ओजोन मॉलिक्यूल पे। इस तरह से एक क्लोरीन रेडिकल दूसरे क्लोरीन रेडिकल से मिले। कैसे मिले ये देखिए जवाद साहब, आप भी देखें, अच्छे मेरे बच्चे देखें। क्लोरीन का एक और फ्री रेडिकल एक और फ्री रेडिकल से मिले और फिर यहाँ पे Cl2 गैस बन जाए, तब जाकर वो क्लोरीन का एटम लॉक हो गया, जुड़ गया। अब वो हमला करने वाला नहीं है ना, जब Cl2 बन जाएगा। अब चूँकि क्लोरीन के और फ्री रेडिकल जितने ज़्यादा तो नहीं, वो तो थोड़े से हैं, तो ये ओजोन मॉलिक्यूल पर हमला करते रहेंगे। डिस्ट्रक्शन लेवल ऑफ सिंगल क्लोरीन रेडिकल क्या है कि एक क्लोरीन का अकेला रेडिकल कई लाख ओजोन मॉलिक्यूल को तबाह या डिस्ट्रॉय कर सकता है। मेरे बच्चे अब इन्हीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के से बनने वाले क्लोरीन के रेडिकल और उसके ओजोन पर हमला करने से ओजोन की मिकदार कुछ इलाकों में कम हो गई है। और कम हो जाने से क्या हुआ है कि ये जो ओजोन है ये फिर जो हमारे दो पोल हैं ज़मीन के, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। साउथ पोल को हम बोलते हैं एंटार्क्टिक और अपना नॉर्थ पोल को बोलते हैं आर्कटिक के। मेरे बच्चे अब ये जो इन्हीं इलाकों में एंटार्क्टिक और आर्कटिक में ओजोन ऊपर ओजोन की लेयर में थिकनेस में कमी आई है। थिकनेस में जो कमी आई है तो वहाँ पे ओजोन होल बन गए हैं। अब जहाँ ओजोन होल बनेंगे वहाँ से हाई एनर्जी रेडिएशन नीचे पहुँचेगी ज़मीन पे। जब ये पहुँचेगी इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अब क्या है, जो पूरा आर्कटिक है, पूरा एंटार्क्टिक है, ये जो जमे हुए थे वहाँ पे, धरती जमी हुई थी, बर्फ़ जमी हुई थी, समुद्र जमे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहे हैं। उनके मेल्ट होने से क्या होगा, ओजोन की ये बढ़ने से क्या होगा, डेफिनेटली हमारे मौसम भी चेंज होंगे, है ना, ग्लेशियर्स पिघलेंगे वहाँ पे। ओजोन जब आएगी तो एनर्जी ज़मीन पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन पे पहुँचेंगी तो वो क्या करेंगी, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो ज़मीन के सारे सेटअप को चेंज करके रख देंगी। दिस वाज समथिंग अबाउट ओजोन होल, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन एंड इफ़ेक्ट्स। फिर इंशाअल्लाह अगर सिलेबस में है उसको हम कल देखेंगे। बच्चों अल्लाह हाफिज़। मैं जब आप कल आएंगे क्लास में तो मैं ये लेक्चर आपसे सुनूंगा इंशाअल्लाह। आप सुनूंगा मैंने कल क्या पढ़ाया था। आपने इसको याद करके लाना है। हेडिंग्स जो है ना वो बुक में ऐसे बना लेने आप लोगों ने, ठीक है ना, और उसके बाद इंशाअल्लाह याद कर लेना। अल्लाह हाफिज़।